यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड 3, बढ़िया वाली चाय। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने साथ कमला दास का काम लेकर गई थी। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि साहब दूसरी तरफ से आ रहे हैं, जहां मैंने अपनी कार खड़ी की थी। दुखती आंखों के लिए यह दृश्य था मानो मेरी सबसे बड़ी इच्छा अभी अभी पूरी हुई हो। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। उन्होंने वापस हाथ हिलाया। वह कार के पास आए और बोला, क्या आप बोर हो गए थे? नहीं नहीं, मैं चिंतित थी, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, क्योंकि आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं पूछताछ करते हुए फैक्ट्री के अंदर गई तो उन्होंने कहा कि आप तो काफी पहले चले गए थे। इससे मुझे थोड़ी चिंता हुई। होह, मेरी गलती। यह मेरी फैक्ट्री नहीं है, इसके ठीक पीछे मेरी फैक्ट्री है। मैं कार लेने के बजाय दूसरे गेट से चला गया। यह फैक्ट्री मेरे दोस्त की है। वह पेंट में इस्तेमाल होने वाले थिनर बनाता है और हम एक ही वितरण चैनल का उपयोग करते हैं। हमें इस बारे में कुछ चर्चा करनी थी, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए सबसे पहले यहां पहुंचा। मुझे क्षमा करो। चलो, मैं तुम्हें अपनी यूनिट दिखाता हूं, साहब ने कहा। मैं उनसे यह कहने का साहस नहीं जुटा सकी कि हमें अब चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एक और प्रतिबद्धता है। आज हम बाहर से ही एक चक्कर लगा लेंगे। मुझे शाम 7:03 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बैठक में जाना है। अगली बार मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, उन्होंने कहा। मुझे यह जानकर राहत महसूस हुई कि साहब को भी मुंबई पहुंचने की जल्दी थी। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और वह पीछे था। उन्होंने मुझे बाईं ओर मुड़ने को कहा और फिर लगभग 300 मीटर के बाद रुकने को कहा। उन्होंने कहा, क्या आप वह फैक्ट्री देख रहे हो? वह हमारा है। फैक्ट्री के सामने का साइन बोर्ड बहुत आकर्षक था। उसमें कई रंग थे। जिस तरह से रंग मिले हुए थे और नाम उनमें समाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो गई हों। मुझे लगा कि साइन बोर्ड पर खुशी की प्रदर्शनी लगी है। साइनेज की पृष्ठभूमि बैंगनी रंग की थी और ऊपर से नीले रंग की छाया गिर रही थी, मानो नीला रंग बैंगनी रंग की माला पहन रहा हो। साइनेज के गुलाबी अक्षरों को काले रंग से जोड़ा गया था, जैसे कि मर्दानगी अपनी रक्षा करने वाली स्त्री के चारों ओर लिपटी हुई थी, और बीच में रंग का रंग ऐसा था कि उन्हें अलग करना मुश्किल था। वहां मर्दाना और स्त्री अविभाज्य रूप से मिश्रित हो गए थे। फैक्ट्री के सामने हरियाली, घास और घास के आसपास लगे पौधों के साथ साथ पानी के छींटे चलते हुए एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रहे थे। मुझे वहां बैठकर कुछ समय बिताने का मन हुआ। यह खूबसूरत था, लेकिन पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी, चलो, देर हो रही है, चाय भी पीनी है। साहब, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, हम सीधे बांद्रा जा सकते हैं। ऐसे कैसे होगा, चाय तो पीनी है, साहब ने कहा। मैंने वाहन औद्योगिक एस्टेट से बाहर निकाला और राजमार्ग पर चली गई। लगभग 5 किलोमीटर बाद बाईं ओर आपको एक ढाबा दिखेगा, बिटिया का ढाबा। चलो, वहीं रुकते हैं। बिटिया का ढाबा आ गया। मैंने कार एक तरफ खींची और कार में ही बैठा रही। साहब नीचे उतरे और मेज पर एकमात्र कुर्सी पर बैठ गए। साहब ने वेटर को बुलाया और कहा, और एक कुर्सी खींचो। इतने में अंदर से कोई दौड़ता हुआ साहब के पास आया और उनके पैर छू लिए। साहब बोले, सोनू, कैसे हो? साहब ने पीछे मुड़कर देखा, शायद मुझे ढूंढने के लिए, और यह देखकर कि मैं अभी भी कार में थी, चिल्लाया, शीतल, यहां आओ, बढ़िया वाली चाय पिलाऊंगा। मैंने कार लॉक किया और जाकर साहब के सामने बैठ गई। मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि यात्रियों ने मुझसे कभी उनके साथ चाय पीने के लिए नहीं कहा था। यहां तक कि लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जब चाय का ब्रेक लिया जाता था तो मैं हमेशा अलग बैठती थी। ड्राइवर हमेशा अलग बैठते थे। एक अन्य कारण यह भी हो सकता था कि मैं एक लड़की थी और उन्होंने मुझे मेरी जगह देना उचित समझा। किसी भी कीमत पर साहब को किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने सोनू को आवाज लगाई, सोनू, इधर आ बेटा, ये पुड़िया लो और मेरे वाला चाय पिलाना। जाहिर है साहब इस ढाबे पर अक्सर आते थे। मेरा मन एक बार फिर डोलने लगा। क्या वह मेरी चाय में कुछ मिला रहे हैं? मेरे अंदर की लड़की कितना अजीब व्यवहार करती है। जब उन्होंने मुझे खाने के लिए खाना दिया तो मेरे मन में यह बात नहीं आई, लेकिन अब जब वह मेरी चाय में कुछ मिला रहा है
तो मुझे चिंता हो रही है। मैंने सोचा, मानवीय भय के ट्रिगर कितने अजीब होते हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे मन और आशंकाओं को कैसे पढ़ लिया। उन्होंने कहा, शीतल, चिंता मत करो, यह सिर्फ सौंठ और काली मिर्च पाउडर का मिश्रण है। इससे आप अगले कुछ घंटों तक तरोताजा और ऊर्जावान रहेंगे। यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भी है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वह यहाँ नियमित रूप से आते थे और उन्होंने ढाबे में अपनी पहली चाय खुद बनाई थी, ताकि कर्मचारियों को सिखाया जा सके कि वे अपनी चाय कैसे बनाना चाहते थे। आप जानते हैं, मैंने लगभग 15 साल की उम्र में चाय बनाना शुरू कर दिया था। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और जल्दी उठ जाता था। शुरुआत में मेरी माँ चाय बनाने के लिए उठती थीं। मुझे उनके लिए बुरा लगता था, क्योंकि वे बिस्तर पर जाने वाली आखिरी व्यक्ति थी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ अतिरिक्त घंटों की निर्बाध नींद देने के लिए इसे स्वयं करने पर जोर दिया। इस प्रक्रिया में मैंने चाय के मिश्रण के साथ प्रयोग करना समाप्त कर दिया। अंत में मुझे यह मिश्रण मिला, जो मुझे लगा कि इसका स्वाद लंबे समय तक बनाकर रखता था, बहुत ताज़ा था, और इसमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया था जिसमें पाचन संबंधी गुण थे। ये मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। लोग अक्सर इसका स्वाद चखने के बाद जीवन भर के लिए इसके आदी हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक दिन मैं आपको भी सिखाऊंगा। साहब मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानते हों। उनका एक निर्भीक स्वभाव था, जो मुझे लगता है कि मुझे पसंद आया। जब वे बातचीत करते थे तो वे आत्मविश्वास से भरे होते थे। पहले मानते थे कि निकटता अनौपचारिकता की ओर ले जाती है, और हमेशा दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखते थे। जब वे बोल रहे थे तो उनके हाथों ने उनके शब्दों और लहजे के साथ धीमी गति से ताई ची जैसी हरकत की, जो सुखदायक तरीके से बहुत आकर्षक थी। शीतल, यहां हमें अच्छे बटर बिस्कुट भी मिलते हैं, क्या आप एक खाना चाहते हैं? उन्होंने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। सोनू, ढो बटर बिस्किट लेके आना। सोनू ने कहा, हाँ सर, और एक प्लेट में 2 बटर बिस्किट ले आया। साहब ने एक लेकर मुझे दे दिया। खाओ, टेस्टी है। हम दोनों ने चाय पी। साहब, एक सवाल पूछूं? क्या आप उस फैक्ट्री में काम करते हैं जो आपको कार्ड पर एमडी के रूप में दिखाती है? साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वहां काम करता हूं और वह मेरी फैक्ट्री है। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा, स्वामित्व? हाँ, उन्होंने कहा। हमने अपनी चाय खत्म की और मुंबई की ओर चल पड़े। मुझे उनसे बताना पड़ा कि मैं शाम 7-8 बजे से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुझे घर पहुंचना है और बादशाह अंकल को 2 दिन का किराया देने के लिए उनके घर जाना है। साहब ने कहा, चिंता मत करो, मुझे बांद्रा छोड़ दो और वापस चले जाओ। जब भी मैं रास्ते में कोई एटीएम देखता तो मैं सोचती कि क्या साहब के पास पर्याप्त नकदी है, या क्या वह कुछ निकालने के लिए रुकना चाहेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाय वास्तव में ताजा थी और काफी देर तक मेरे मुंह में एक प्यारा स्वाद छोड़ गई। मैंने उनसे बातचीत में शामिल होने की कोशिश की। मैंने पूछा, साहब, क्या आप यह फैक्ट्री काफी समय से चला रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे फैक्ट्री शुरू किए अभी कुछ ही साल हुए हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं एक प्रमुख पेंट कंपनी एद इंडियन पेंट्स लिमिटेड में मार्केटिंग और सेल्स का निदेशक था, और फिर कुछ बेतरतीब बातचीत चलती रही। जब मैं एक सिग्नल पर रुका तो हमने लगभग 10 मिनट और यात्रा की। जैसे ही मैंने गति धीमी की, इंजन अचानक झटके के साथ बंद हो गई और दोबारा शुरू नहीं हो रही थी। शीतल, क्या हुआ? साहब ने मुझसे पूछा। साहब, कुछ गड़बड़ है, मुझे यकीन नहीं है, गाड़ी शुरू नहीं हो रहा है। साहब बाहर आए, बोनट खोला, लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और आसपास के कुछ अच्छे लोगों की मदद से हमने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। साहब ने कहा, शीतल, मुझे अगली मीटिंग के लिए जल्दी जाना है, आप चिंता न करें। वाहन मालिक से पूछें कि क्या करने की आवश्यकता है, नहीं तो तुम मुझे कॉल करो। साहब, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी बादशाह अंकल को फोन करके बताती हूं। मैंने फोन किया और बादशाह अंकल को बताया कि क्या हुआ था। बादशाह अंकल ने मुझसे कहा कि मैं किसी तरह गाड़ी को खींचकर मुंबई ले जाऊं और वे कल इसकी जांच कराएंगे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करती। मैंने पहले कभी इस तरह बीच रास्ते में कार खराब होने का सामना नहीं किया था। चेहरे पर घबराहट के भाव लाते हुए मैंने साहब से यही बात कही।
साहब ने कहा, चिंता मत करो, मैं विजय को फोन करूंगा और वह तुम्हारी मदद करेगा। फिर उन्होंने किसी विजय को फोन किया और बताया कि हम कहाँ हैं और क्या समस्या है। बातचीत खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि विजय तुरंत एक टो ट्रक लेकर आ रहा था। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने अगली गुजरती टैक्सी को रोका और उसमें घुस गए। साहब, मैं चिल्लाई, पैसा मुंबई में दे दूंगा। उन्होंने अपना हाथ लहराया और चला गए। मैं 1 मिनट तक शांत रही, न जाने आगे क्या करती। फिर मैंने विजय से यह जानने के लिए कि वह कहाँ है, साहब द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उसने कहा कि वह रास्ते में है और पहुंचने में उसे 20 मिनट लगेंगे। कम से कम मुझे यकीन था कि विजय सच्चा था। ठीक 20 मिनट बाद विजय एक टोइंग वाहन के साथ आया। उसने मेरी कार को उसके साथ जोड़ दिया और हम मुंबई की ओर चल पड़े। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।